आज हम लोग पढ़ेंगे हीमेटोपोएसिस। हीमेटोपोएसिस मतलब ब्लड बनने की प्रक्रिया को हीमेटोपोएसिस कहते हैं। द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इज कॉल्ड एज हीमेटोपोएसिस। हीमेटोपोएसिस बना है ग्रीक वर्ड हीमा यानी ब्लड यानी पोएसिस यानी फॉर्मेशन। हीमेटोपोएसिस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है गेस्टेशन के तीसरे सप्ताह से, जो कि पहली स्टेज होती है जिसे मेजोब्लास्टिक स्टेज कहते हैं, जिसमें ब्लड फॉर्मेशन यॉर्क सैक में होता है। दूसरी स्टेज होती है हेपेटिक स्टेज, जो कि चौथे से 8वें सप्ताह में होती है गेस्टेशन में, और इसमें ब्लड बनता है लीवर में, थाइमस में और स्प्लीन में। और फिर इसके बाद माइलॉइड स्टेज होती है, जो कि 12th वीक ऑफ गेस्टेशन से शुरू हो जाती है, और इसमें फिर बोन में बनना शुरू हो जाता है ब्लड। तो 3 स्टेजेस होती हैं, मेजोब्लास्टिक स्टेज, हेपेटिक स्टेज और माइलॉइड स्टेज। मेजोब्लास्टिक स्टेज में यॉर्क सैक में बनता है, हेपेटिक स्टेज में लीवर के साथ थाइमस और स्प्लीन में भी बनता है, और माइलॉइड स्टेज में बोन में बनता है। अब किसी भी चीज़ बनने के लिए बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स ज़रूरी होते हैं। तो ब्लड बनने के लिए, ब्लड सेल्स बनने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर्स ज़रूरी होते हैं, अपन वो जानेंगे। तो उसमें एक ज़रूरी होता है ग्रैनुलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, जो कि टी सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट और एंडोथेलियल सेल्स में बनता है। और ये जैसे नाम ही है कि ग्रैनुलोसाइट मैक्रोफेजेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, तो ये ग्रैनुलोसाइट पे भी काम करेगा, मोनोसाइट पे भी काम करेगा, प्लेटलेट पे भी काम करेगा और रेड सेल्स भी काम करेगा। फिर दूसरा है ग्रैनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, मतलब पहले वाले से मैक्रोफेज निकाल दो तो दूसरा बन जाता है ग्रैनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ये मोनोसाइट्स और फाइब्रोब्लास्ट में बनता है, और ये सिर्फ न्यूट्रोफिल्स पे काम करता है। फिर जो अभी अपन ने पहले में निकाला था ना मैक्रोफेजेस, अब उसके लिए ला दो तो मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर हो गया। ये मोनोसाइट एंडोथेलियल सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट में बनता है, ये मोनोसाइट पे काम करता है। तो 3 कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर हो गए। पहला ग्रैनुलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, दूसरा ग्रैनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, और तीसरा मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। फिर हो गया एरिथ्रोपोएटिन, जो किडनी में बनता है और रेड ब्लड सेल्स पे काम करता है। थ्रोम्बोपोएटिन, जो लीवर में बनता है, प्लेटलेट में काम करता है। और स्टेम सेल फैक्टर, जो कि प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल पे काम करता है। और इंटरल्यूकिन 3, 5 और 6, ये तीनों हीमेटोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर्स की तरह काम करते हैं। हीमेटोपोएटिक इंटरल्यूकिन 3 टी सेल से बनता है और हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल पे काम करता है। इंटरल्यूकिन 5 टी सेल से बनता है और इयोसिनोफिल्स में काम करता है। और इंटरल्यूकिन 6 टी सेल्स, मोनोसाइट्स और फाइब्रोब्लास्ट में बनता है, और ये बी और टी सेल्स में काम करता है। अब जो सेल्स बनती हैं उनका एक डिफरेंट स्टेज ऑफ मैचुरेशन होता है। तो अपन सबसे पहले रेड ब्लड सेल्स के मैचुरेशन के स्टेज को समझेंगे। उसमें सबसे पहले होता है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, फिर बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, फिर पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट, फिर ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट, फिर प्रोक्रोमैटिक सेल्स, और फिर रेड सेल्स। जो पॉलीक्रोमैटिक सेल्स होता है उसे रेटिकुलोसाइट्स भी कहते हैं। जैसे जैसे हम मैचुरेशंस में नीचे जाते जाते हैं, न्यूक्लियस कॉम्पैक्ट होता जाता है, कंडेंस होता जाता है, और सेल साइज छोटा होता जाता है, और साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक से इयोसिनोफिलिक होता जाता है। जो पॉलीक्रोमैटिक सेल्स होता है वो उसे रेटिकुलोसाइट्स भी कहते हैं। फिर WBC में अपन पढ़ेंगे न्यूट्रोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल्स का मैचुरेशन स्टेज होता है उसमें माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, पैन सेल्स और न्यूट्रोफिल्स, ये स्टेजेस होती हैं। इसमें भी सेम ही है कि माइलोब्लास्ट से जैसे हम नीचे जाएंगे तो सेल साइज छोटा होता जाएगा, साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक टू यूसिनोफिलिक होता जाएगा, न्यूक्लियस में जो क्रोमेटिन है कंडेंस होता जाएगा, और न्यूक्लियोलाई धीरे धीरे कम हो जाएंगे। न्यूक्लियोलाई 2 to 5 न्यूक्लियोलाई से माइलोब्लास्ट में होंगे, प्रोमाइलोसाइट में होंगे, लेकिन माइलोसाइट से न्यूक्लियोलाई अब्सेंट हो जाएंगे। जो इयोसिनोफिलिक का मैचुरेशन होता है वो भी सेम न्यूट्रोफिल्स की ही तरह होता है। इसमें प्राइमरी या स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स जो होते हैं माइलोसाइड स्टेज में आते हैं। जो मेच्योर इयोसिनोफिल्स होता है वो न्यूट्रोफिल से थोड़ा बड़ा होता है, बाइलोब्ड होता है, और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर और
जो सबसे आसान होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए माइक्रोस्कोप में, वो इओसिनोफिल होता है, क्योंकि इसमें एक ब्राइट ऑरेंज रेड ग्रेन्यूल्स होते हैं। और इओसिनोफिल में मेजर बेसिक प्रोटीन भी होता है जो कि टॉक्सिक होता है बहुत सारे पैरासाइट के लिए। तो इओसिनोफिल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ब्राइट ऑरेंज रेड ग्रेन्यूल से। ये देखिए, अब आपको इओसिनोफिल दिख रहा है, इसमें देखिए कितने ब्राइट रेड ऑरेंज ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं और बाइलोब्ड रहता है। जो बेसोफिल होता है उसका भी स्टेज ऑफ मैच्योरेशन सिमिलर होता है न्यूट्रोफिल्स का, मतलब माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, बैंड सेल्स, फिर बेसोफिल्स। बेसोफिल्स को कैसे पहचानते हैं? इसमें डीप पर्पल ब्लैक ग्रेन्यूल्स होते हैं और वो ग्रेन्यूल्स पूरे सेल में बड़े होते हैं। मतलब अभी जैसे इओसिनोफिल में हमने देखा कि ब्राइट ऑरेंज रेड ग्रेन्यूल्स थे, लेकिन वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में थे, न्यूक्लियस के ऊपर नहीं थे। बेसोफिल में क्या होता है कि उनका एक तो कलर चेंज हो जाता है, वो डीप पर्पल ब्लैक ग्रेन्यूल्स होते हैं और वो न्यूक्लियस के ऊपर भी आ जाते हैं। और ये भी लोब्ड सेगमेंटेड न्यूक्लियस होता है जिसमें 2 से 3 लोब होते हैं। और बेसोफिल्स एलर्जी और एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस में काम करता है। ये देखो बेसोफिल्स, और ये बेसोफिल्स जो होता है साइज़ में 9 to 12 माइक्रोन का होता है, मतलब इओसिनोफिल से छोटा होता है। ये देखो आप इसमें देखेंगे कि डीप पर्पल ग्रेन्यूल्स हैं जो न्यूक्लियस के ऊपर भी आ गए हैं। अब मोनोसाइट का स्टेज ऑफ मैच्योरेशन डिफरेंट होता है न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल से। इसमें मोनोब्लास्ट, प्रोमोनोसाइट और मोनोसाइट होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मोनोसाइट जो होता है वो लार्जेस्ट सेल वाइट ब्लड सेल्स होता है पेरिफेरल ब्लड में, 15 to 20 माइक्रोन होता है। इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? ये इरेगुलर शेप का होता है, इसका न्यूक्लियस किडनी या रीनल शेप का होता है। इसमें साइटोप्लाज्म जो होता है वो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस का होता है और इसमें एजोरोफिलिक ग्रेन्यूल्स और वैक्यूल्स होते हैं। ये अभी हम देखेंगे। ये देखिए, इसमें न्यूक्लियस में जो इंडेंटेशन दिख रहा है वो थोड़ा किडनी से रिजेंबल कर रहा है, इसलिए इसे किडनी फॉर्म, रेनी फॉर्म कहते हैं। और इसमें आप देखेंगे तो साइटोप्लाज्मिक वैक्यूलेशंस दिख रहे हैं और जो साइटोप्लाज्म है वो ग्राउंड ग्लास कर रहे हैं। जो लिम्फोसाइट्स होता है, लिम्फोसाइट मेनली 3 तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स। जो बी लिम्फोसाइट्स होता है वो 10 to 12% ऑफ लिम्फोसाइट्स इन पेरिफेरल ब्लड होता है, और जो टी लिम्फोसाइट होता है वो 60 to 70% ऑफ सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट होता है, और एनके लिम्फोसाइट्स या नेचुरल किलर सेल्स भी 10 to 15% होता है। मतलब पेरिफेरल सर्कुलेशन में सबसे ज़्यादा कौन से लिम्फोसाइट्स होते हैं? टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। अब टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स में मेजर अंतर क्या होता है वो अपन ने देख लिया है, वो आप पढ़ लेंगे। अब अपन सब जितने भी हमने WBCs पढ़ी, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल, स्मॉल लिम्फोसाइट, लार्ज लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, इन सबको एक साथ देखेंगे तो आपको आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सेल कैसा दिखेगा। मोनोसाइट्स इरेगुलर होता है, बेसोफिल में जो डीप पर्पल ब्लैक ग्रेन्यूल्स होते हैं वो न्यूक्लियस के भी होते हैं, और इओसिनोफिल में ब्राइट ऑरेंज रेड ग्रेन्यूल्स होते हैं। फिर एक अलग चीज़ होती है प्लेटलेट के बनने की प्रक्रिया को कहते हैं थ्रोम्बोपोएसिस, और प्लेटलेट बनता है फ्रेगमेंटेशन, मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंटेशन से। मेगा कैरियोसाइट्स जो होती है वो बोन मैरो की सबसे बड़ी सेल होती है नॉर्मल कंडीशन में। इसका जो मैच्योरेशन स्टेज होता है वो मेगा कैरियोब्लास्ट, प्रो मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट्स, फिर प्लेटलेट, है ना। और एक मेगा कैरियोसाइट से लगभग 4000 के लगभग प्लेटलेट बनते हैं। ये हम देखेंगे उसकी डिफरेंस स्टेज ऑफ मैच्योरेशंस कैसे दिखाई देती हैं। मेगा कैरियोब्लास्ट है, फिर प्रो मेगा कैरियोसाइट्स है, फिर मेगा कैरियोसाइट्स है। इसे देखिए साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंटेशन होके प्लेटलेट बनते हैं। अब ब्लड में डिफरेंशियल काउंट कितना होता है? न्यूट्रोफिल का क्या परसेंटेज होता है? न्यूट्रोफिल्स लिम्फोसाइट का, न्यूट्रोफिल्स 40 to 75% होते हैं, लिम्फोसाइट 20 to 40% होता है,
2 to 10% होता है, एओसिनोफिल 1 to 5% होता है, 1 to 6% या 5%, बेसोफिल 0 to 1% होता है।